हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। मैं हूं श्रुति एंड आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टर स्केच ऑफ चॉसर, जेफरी चॉसर। एंड जेफरी चॉसर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एज वेल एज फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जेफरी चॉसर का कैरेक्टर स्केच एंड उनकी जो पोएटिक करियर था वो, बिकॉज ही इज़ मोस्टली नोन फॉर हिज पोएट्स। तो हम कवर करेंगे उनका पोइटिक करियर भी इसी स्लाइड में। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की सारे भी जो नोट्स हैं वो अवेलेबल होंगे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, दैट इज़ लेट्स लर्न लिटरेचर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो इफ़ यू गाइज वांट्स नोट तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारे नोट्स इंस्टा पेज पे अवेलेबल हैं। सो डू चेक मी आउट देयर एंड if you are new to my channel then please make sure to like, share and subscribe to my channel। तो मेरा भी कुछ भला हो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार। सो लेट्स स्टार्ट। Chaucer was the greatest literary figure of his age, was a scholar, traveler and a businessman। चौसर अपने एज के ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर थे। अच्छा, ग्रेटेस्ट के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी थे या ओनली वन इम्पॉर्टेंट भी थे, बिकॉज इन इंग्लैंड ओनली, क्योंकि लाइक इटली और फ्रांस में तो बोकाशियो एंड पेट्रार्च वगैरह थे, बट हेयर इन इंग्लैंड चौसर ही थे। मतलब ही वॉज द वन हु स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश, बिकॉज इनके पहले इंग्लिश वॉज अ डायलैक्ट, वो लैंग्वेज नहीं थी। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ poetic expression there, so that's why he is called the father of English poetry and English language, especially English language, क्योंकि इनके पहले इंग्लिश वॉज अ डायलैक्ट और इन्होंने उसे फर्स्ट टाइम उस डायलैक्ट में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया और उसे पब्लिश किया। तो इनके बाद से ही वो इंग्लिश डायलैक्ट से लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई थी। हिज लाइफ, ही वॉज बॉर्न अबाउट 1340। इसमें भी एक थोड़ा सा डाउट चलता है क्योंकि डेट तो फिक्स नहीं है, ईयर भी some says that it is 1340 and some others say that it is 1341, but मेजॉरिटी ये मानती है कि 1340, तो हम भी 1340 लेके चलते हैं। ही वॉज बॉर्न अबाउट 1340 के आसपास उनका बर्थ हुआ था। एंड ही वॉज सन ऑफ जॉन चौसर उनके फादर का नाम था, हु वर्कड एज अ विंटर ऑफ थेम्स स्ट्रीट लंदन। तो आप लिटरेचर स्टूडेंट हो या नहीं हो, फिर भी इट इज़ अ वेरी कॉमन प्लेस एंड वेल नोन प्लेस, वेरी फेमस प्लेस, तो ये तो सबको पता होगा ही। तो वहाँ ही यूज टू वर्क एज अ विंटर। एट द एज ऑफ 16 ही बिकेम द पेज ऑफ वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ क्लियरेंस। एट द एज ऑफ 16 वो पेज बने थे वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ क्लियरेंस के, इसीलिए उन्हें वो भी कहा जाता है ही वॉज अ कोर्ट पोएट, क्योंकि शुरू से ही उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो कोर्ट से रिलेटेड रहा है। इसलिए ही ऑल मतलब उन्होंने लिखा भी था तो अपने लाइक लॉर्ड्स के लिए, लॉर्ड के लिए ही लिखा था, तो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द कोर्ट पोएट ऑल्सो। बिटवीन 1368 to 1807 he made several official journeys to Flanders, France and Italy। 1368 से 1387 के बीच में इन्होंने बहुत सी ऑफिशियल जर्नीज की थी। ऑफिशियल क्योंकि कोर्ट वर्कर थे, तो कोर्ट की वर्क्स के लिए ये जाते थे। और इनकी ट्रैवल का इनकी पोइटिक करियर पे भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, वो भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे। ही वॉज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ मैन एंड बिहेवियर एंड हिज पोइटिक टैलेंट वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई इटली। ही वॉज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ मैन एंड बिहेवियर। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, चौसर एज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ हिज एज। अब रिप्रेजेंटेटिव पोएट कौन होता है? वो जिनकी राइटिंग्स में उनकी एज बेस्ट रिप्रेजेंट होती है। लाइक उनकी राइटिंग पढ़ के हमें ये आइडिया हो जाता है कि उस टाइम पे क्या थी, क्या सोशल इश्यूज थे, क्या पॉलिटिकल इश्यूज थे। तो ये वही पोएट कर सकता है या वही राइटर कर सकता है जो बहुत माइन्यूटली अपनी चीज़ों को सराउंडिंग अराउंड देम और पीपल अराउंड देम, जिनको वो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेगा। तो चौसर वाज अ कीन ऑब्जर्वर और ये बहुत बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है इस चीज़ ने उनकी पोएटिक लाइफ को और पोएटिक करियर को, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे एंड वाई ही इज़ कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ हिज एज।
इन 1386, ये यहाँ पे गलत है, 1836 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा वाइल मेकिंग नोट्स। ये 1836 नहीं, 1386 है। ही लॉस्ट द कोर्ट फेवर एंड हिज फॉर्च्यून बिगेन टू डिक्लाइन विद द बैनिशमेंट ऑफ जॉन ऑफ गाउंट। जॉन ऑफ गाउंट का इन पे बहुत फेवर रहा है, क्योंकि ये उनके फेवरेट पोएट रहे हैं और उनका बहुत ज़्यादा फेवर रहा है, इन फाइनेंशियल फेवर रहा है। बट उनके बैनिशमेंट के साथ इनका डिक्लाइन भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो अब नहीं थे तो इनकी वो वैल्यू नहीं रह गई थी, तो फाइनेंशियल स्टेटस पे बहुत इफेक्ट हुआ था इनका। दैट्स वाई इन्होंने एक माई एम्प्टी पर्स करके एक इनका वो है पोएम है, वो इसी चीज़ के लिए है, टू उस पर इनकी डिमांड है टू इंक्रीज हिज पेंशन, वो इसी की वजह से है। एंड ही डाइड इन 1400 एंड वॉज बरीड इन पोएट्स कॉर्नर। उनका डेथ हुई थी 1400 में और उनको पोएट्स कॉर्नर में बरी किया गया था। Chaucer's character and his poetry. His character's journey and keen observation influenced his poetic output. उनका जो पोएटिक आउटपुट था उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था चौसर के खुद के कैरेक्टर ने, उनकी खुद की पर्सनैलिटी ने, उनकी जर्नीज़ में, जो जर्नी जाते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनके कीन ऑब्जर्वेशन में। ही वॉज ह्यूमरस एंड फुल ऑफ ह्यूमन सिंपैथी। वो बहुत ह्यूमरस थे और फुल ऑफ ह्यूमन सिंपैथी थे, और ये चीज़ ही नेवर स्नेयर्ड एट फॉलीज एंड फोबल्स। हाँ, ये चीज़ उनकी राइटिंग से भी बहुत क्लियर है, क्योंकि ही वॉज अ कीन ऑब्जर्वर, तो वो ऑब्जर्व तो सारी चीज़ें करते थे, बट ही रोट ओनली गुड थिंग्स। वो डार्क साइड उन्होंने कभी अपनी राइटिंग्स में दिखाया ही नहीं है। द लिविंग कैरेक्टर्स ही क्रिएटेड इन हिज प्रोलॉग रियली बिलोंग टू द रियल लाइफ विच ही सॉ अराउंड हिम। जो भी लिविंग कैरेक्टर्स हैं जो अपने प्रोलॉग में उन्होंने यूज़ किए हैं, वो सारे वो कैरेक्टर्स थे जो रियल थे, जो लिविंग थे, और जिनको उन्होंने ऑब्जर्व किया था, जिन्हें उन्होंने देखा था, जिन्हें वो जानते थे। डिस्पाइट ही वॉज एन एक्टिव ऑब्जर्वेंट, ही वॉज क्वाइट, ही केप्ट मच टू हिमसेल्फ। ये चीज़ इट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग, बिकॉज वी नो कि उन्होंने सिर्फ अच्छी चीज़ें, सिर्फ बेस्ट चीज़ें या सिर्फ गुड जो थिंग्स थी उन्हें ही सिर्फ रिप्रेजेंट किया था अपनी पोएट्रीज में, अपने वर्क्स में। इन्होंने बैक साइड नहीं दिखाई गई थी, डार्क साइड इन्होंने कभी नहीं दिखाई। बट अगर किसी को इन्होंने ऑब्जर्व किया होगा तो साइड्स तो सारी ऑब्जर्व हुई होंगी, गुड साइड्स भी, ग्रे साइड्स भी, ब्लैक साइड्स भी, बट ही ओनली मतलब रोट अबाउट द गुड साइड्स। तो जो बैक साइड थी वो ही केप्ट टू हिमसेल्फ। तो डिस्पाइट ही वॉज एक्टिव ऑब्जर्वेंट, ही केप्ट मच टू हिमसेल्फ। Free from press and dwell from steadfastness is the first line of his last ballad। ये उनकी लास्ट बैलेड की फर्स्ट लाइन है। बैलेड अगर आप नहीं जानते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ इन सब पे, लाइक बैलेड क्या है, जॉनर्स, डिफरेंट जॉनर्स ऑफ लिटरेचर की बैलेड क्या है, एलिजी क्या है, सोनेट्स क्या है। तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट देन डू लेट मी नो। He was a good scholar and a keen observer of nature. He loved streams, green grass, trees, flowers, etc. He was a very good scholar, और वो सिर्फ मैन के ऑब्जर्वर नहीं थे, नेचर के भी ऑब्जर्वर थे, एज रोमांटिक पोएट्स वर। और उन्हें स्ट्रीम्स पसंद थी, ग्रीन ग्रासेस पसंद थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पोएटिक करियर ऑफ जेफरी चॉसर। उनका पोएटिक करियर वैसे इतना लंबा भी उसका स्पेन नहीं है, बट फिर भी अपनी कन्वीनियंस के लिए वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, पीरियड्स: फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड। 3 पीरियड्स के अकॉर्डिंग हम उनका पोएटिक वर्क और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट period is known as French period. His early poetry was highly influenced by French poetries. ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ हिज पोएट्री, जब उन्होंने पोएट्री लिखना स्टार्ट किया था, देन दैट टाइम ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विथ फ्रेंच पोएट्रीज, तो वो उसी इन्फ्लुएंस से लिखते थे। एंड इन दिस पीरियड ही कंपोज मैनी लव पोएम्स, नन ऑफ देम कुड सर्वाइव बट गेव हिम सम फेम एज अ पोएट। इस पीरियड में उन्होंने बहुत सी लव पोएम्स लिखी थी, उसमें से कोई भी सर्वाइव तो नहीं कर पाई थी, बट हाँ एज अ पोएट उन्हें थोड़ा सा फेम मिला था। नाउ पीपल न्यू हिम एज अ पोएट। अभी तक वो कोट वर्कर के नाम से मतलब फेमस थे, बट इस एज में उनकी पोएम दो दे कुड नॉट सर्वाइव येट दे गेव हिम सम फेम एज अ पोएट। लोगों ने उन्हें पोएट के रूप में भी जाना। ही ट्रांसलेटेड सम पोर्शन ऑफ फ्रेंच रोमैन डे ला रोज एंड एलोबरेटेड लव एलिगोरी। उन्होंने फ्रेंच का एक रोमैन डे ला रोज भी उसका एक प्रोपोर्शन ट्रांसलेट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है रोमैन डे ला रोज के बारे में।
तो इन्हें चौसर ने लिखा था, बट ही कुछ लिखा नहीं था एक्चुअली, ट्रांसलेट किया था, और पूरा ट्रांसलेट नहीं किया था, कुछ पोर्शन ही उन्होंने ट्रांसलेट किया था। इन फिर से वो 1386 की जगह 1836 है, तो इसको करेक्ट कर लेना। इन 1386 ही रोड द बुक ऑफ डचेस ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंक, वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गाउंट। जॉन ऑफ गाउंट का उनके बहुत फेवर रह चुका है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वो उनके फेवरेट थे। तो 1386 में उनकी वाइफ की डेथ पे इन्होंने बुक लिखी थी, द बुक ऑफ डचेस। पोएम थी, सॉरी, बुक नहीं थी। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बुक ऑफ डचेस किसने लिखी थी, कब लिखी थी, और किसकी डेथ पे लिखी थी। तो 1386 में लिखी थी, जेफरी चौसर ने लिखी थी, और जॉन ऑफ गाउंट की वाइफ ब्लैंक की डेथ में लिखी थी। नाउ सेकेंड पीरियड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इटालियन पीरियड, इट लास्ट फ्रॉम 1372 टू 1804। तो ये फ्रेंच इटालियन पीरियड इनका 1372 से 1384 तक रहा है। दिस पीरियड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वैरायटी ऑफ न्यू टेक्निकल इनोवेशंस। अच्छा, अब अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो वी सी कि इंग्लैंड से पहले जो चीज़ें थी वो इटली में, लाइक रेनेसा, और अलग से जो आर्ट और लिटरेचर का एक अलग ही वर्ड था, वो इंग्लैंड से पहले वेल डेवलप्ड था इटली में। तो इन दिस पीरियड ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस बाय देम। तो उन्होंने जो भी इटली की जो न्यू इनोवेशंस थी, जो टेक्निकल चीज़ें थी जो यूज़ होती थी पोएट्री में, ये इस पीरियड में उन्होंने वो यूज़ करने स्टार्ट की थी, जो कि इटली से इन्होंने देखी थी। एंड ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट टू इटली ही सॉ अ न्यू वर्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर देयर। जब वो लास्ट टाइम इटली गए थे तो उन्होंने वहाँ पे एक न्यू वर्ड देखा था आर्ट और लिटरेचर का। ही रेड दांतेज डिवाइन कॉमेडिया, पेट्रार्चन सोनेट्स एंड बोकाशियोस डेकामेरॉन। इन्होंने दांते की डिवाइन कॉमेडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे रीड किया। पेट्रार्चन सोनेट्स, वी ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस, और अगर नहीं है आप तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है इस पर, तो वो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड बोकाशियोस डेकामेरॉन। इन इटली ही सॉ द डॉन ऑफ रेनेसा। इटली में उन्होंने रेनेसा को उभरते हुए देखा था, है ना, क्योंकि रेनेसा इटली में स्टार्ट हुआ था, एवरीवन नोज, और इंग्लैंड में वो काफ़ी लेट पहुंचा था। विच इन्फ्लुएंस्ड हिज पोएट्री विच इज़ सेक्युलर एंड ह्यूमनिस्टिक इन स्पिरिट। तो रेनेसा से इन्फ्लुएंस्ड हुई थी उनकी पोएट्री, जो सेक्युलर और ह्यूमनिस्टिक थी। अब ह्यूमनिस्टिक क्या है, ये अगर आपको ये भी चाहिए तो ये रेनेसा का एक सेपरेट वीडियो है, अब ऑलरेडी अपलोडेड चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं ह्यूमनिज्म क्या है, व्हाट इज़ रेनेसा। बहुत अलग से एक सेपरेट वीडियो ही है इसका, क्योंकि ये बहुत लंबा पॉइंट है, अगर इसको डिस्क्राइब करने में बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगा वीडियो। तो अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यू गाइज कैन चेक देयर। एंड इन दिस पीरियड ही प्रोड्यूस्ड हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट्स ऑफ फ्लॉज, ट्रॉलर्स एंड क्रेसिडीज एंड द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो इटालियन पीरियड में इन्होंने लिखी है। थर्ड एंड द लास्ट पीरियड इज द इंग्लिश पीरियड। इंग्लिश पीरियड मीन्स इंग्लैंड का पीरियड, मीन्स खुद का ही होगा। So in this period he became independent, relying upon himself entirely, even for the use which he puts his own borrowed theme. इस एज में वो पूरा, इस पीरियड में वो खुद पे ही पूरा डिपेंडेंट थे। एज नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि इंग्लिश पीरियड है, इट मीन्स खुद से ही इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इंग्लिश मैन तो वो खुद ही हैं। एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट। तो और किसी से इन्फ्लुएंस होने का क्वेश्चन ही नहीं आता, तो खुद से ही इन्फ्लुएंस है, खुद इंडिपेंडेंट है। A few smaller poem which belong to this period are, कुछ जो small poems हैं जो इस period में लिखी गई हैं वो former age, fortune, truth, gentleness and the lack of steadfastness. Steadfastness अभी हमने पढ़ा भी है, first line of last ballad थी ये। And the most popular, not only this period, in his whole life, in his whole poetic career, this work of him is the most important work, that is the Canto.